हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय के वर्ष 2016 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 2017 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्न में 15 बहुविकल्पी, 15 अति लघु उत्तरीय और 10 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1-1 नंबर के होते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होते हैं। कुल मिलाकर 50 नंबर का पेपर होता है जिसमें 25 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, यानी पास होने के लिए 25 नंबर पाना कंपलसरी होता है। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा जो शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह किसने दिया था? इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, BF स्किनर ने। प्रश्न संख्या 2 है, शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है। ऑप्शन ए है क्रियाशीलता का सिद्धांत, बी है अन्वेषण का सिद्धांत, सी आगमन विधि का सिद्धांत और डी है उपयुक्त सभी। तो मूलभूत सिद्धांत, इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। बच्चा जो करके सीखता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी को माना गया है। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, बी है उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, सी है पर्यावरण की शिक्षा देना और डी है जनसंख्या शिक्षा देना। तो इसका ऑप्शन बी सबसे उपयुक्त आंसर होगा, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। बाकी जो ऑप्शन है ये भी सही है, बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना, लेकिन यहाँ पे कोई एक ही सही होगा, जो सबसे उपयुक्त बी ही है, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में सभी जो तीनों जो ऑप्शंस है बाकी के वो भी आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 है, व्यक्तिगत संप्रेषण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, बी है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं और व्यक्तित्व का विकास होता है, सी है साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन ए है गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बी है बाल मनोविज्ञान पर, सी है प्राणी विज्ञान पर और डी है जीव विज्ञान पर। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका। प्रश्न संख्या 6 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है। ऑप्शन ए है रास का, बी है नन का, सी है स्मिथ का और डी है मारिस का। तो इसका जो सही उत्तर है बी है नन का, सही उत्तर बी होगा। प्रश्न संख्या 7 है, क्रियापरक शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए है शिक्षक के शिक्षण द्वारा सीखना, बी है छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, सी है गृह कार्य के द्वारा सीखना और डी है भ्रमण के द्वारा सीखना। देखिए क्रियापरक से ही यहाँ पे नाम से ही ज्ञात है कि बालक का स्वयं से क्रिया द्वारा सीखना। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, छात्र का अपनी स्वयं की क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 8 है, प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए है प्रश्नों की संरचना, बी लेखन की स्पष्टता, सी उचित श्रृंखलाबद्धता और डी है कथनों में तारतम्यता। तो इसका जो सही उत्तर होगा डी होगा, कथनों में तारतम्यता। प्रश्न संख्या 9 है, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है। यह किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर प्रविधि, बी है वर्णन प्रविधि, सी है विवरण प्रविधि और डी है व्याख्यान प्रविधि। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, विवरण प्रविधि। जब किसी घटना का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से हो, सन वाइज या फिर एकदम क्रम से पहले जो आएगा उसको, फिर उसके बाद जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, फिर ऐतिहासिक काल, फिर वर्तमान का जो इतिहास है, ऐसे और जो क्रम से कुछ भी पढ़ा जा रहा है तो इसको वो विवरण के अंतर्गत आता है। जो व्याख्यान किया जाएगा वो विवरण के अंतर्गत आता है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10वां, गणित किट का उपकरण है। ऑप्शन ए है डोमिनोज, बी है बीकर, सी है क्लैंप और डी है इनमें से कोई नहीं। जो इसका ऑप्शन बी और सी है, ये क्लैंप, ये साइंस के उपकरण है, यानी विज्ञान किट के एग्जाम्पल है। इसका ऑप्शन जो ए है डोमिनोज, यही गणित किट का उपकरण है, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 11 है, तर्कात्मक क्रम में से शिक्षण कराने से अस्थायी एवं ठोस होता है। ऑप्शन ए है स्मृति, बी है शिक्षण और सी है अधिगम और डी है व्याख्यान। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है अधिगम।
प्रश्न संख्या 12 है, संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए। ऑप्शन ए है सौहार्दपूर्ण, बी नीरस, सी है अनुशासनात्मक और डी है प्रकाशपूर्ण। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 3। जॉन डेवी ने शिक्षण को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया था, जिसमें आते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। इसके अलावा एडम्स ने द्विध्रुवी प्रक्रिया बताया था, लेकिन उनको मान्यता प्राप्त नहीं है। जो सही माना जाता है शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया ही होती है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम आते हैं। बिना पाठ्यक्रम का शिक्षण कार्य संभव नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, बच्चे से कदम चाल कराना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, ये गतिविधियां हैं। ऑप्शन ए है शारीरिक गतिविधियां, बी है मानसिक गतिविधियां और सी है शारीरिक व मानसिक गतिविधि दोनों और डी है न तो शारीरिक और न ही मानसिक गतिविधि। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधि। क्योंकि जब बच्चा वैसे देखिए तो ये शारीरिक गतिविधि है, कदम चाल कराना, ऊपर नीचे करना, इसमें हाथ का यूज करेगा, दाएं बाएं मुड़ने वो खुद मुड़ेगा, ये सारी गतिविधि है। लेकिन ये सब करने के लिए उसके जो दिमाग का भी यूज हो रहा है। वो बच्चा पहले सोचेगा मुझे दायां कौन है बायां कौन है, इसके साथ ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक गतिविधि की इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधि। प्रश्न संख्या 15 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए है लेख में सुधार करना, बी है दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सी है सुलेख पर बल देना और डी है गृह कार्य देना। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। देखिए बच्चे के शिक्षण में या अध्ययन में जो कमियां आती हैं उसको दूर करने को उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं और उनको पहचानने को निदानात्मक शिक्षण कहते हैं। और यहाँ पहचान होता तो निदानात्मक शिक्षण दिया रहता। अगला प्रश्न है जो कि अति लघुत्री का पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, शिक्षण की कोई एक परिभाषा लिखिए। उत्तर, शिक्षण को ज्ञान, अवधारणाओं और प्रक्रियाओं की समझ और अनुप्रयोग को समझ करने के लिए शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें डिजाइन, सामग्री चयन, विवरण, मूल्यांकन और प्रतिबिंब शामिल है। प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षण की दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, शिक्षण की दो प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला है, एक अच्छा शिक्षक हमेशा ज्ञानवान होता है, वह अपने विषय में माहिर होता है और नवीन शिक्षा तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। दूसरा है, ज्ञानवान शिक्षक छात्रों को सटीक ज्ञान प्रदान करते हैं जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न संख्या 18 है, संप्रेषण से क्या अभिप्राय है। उत्तर, संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक या प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया होती है। प्रेषण मतलब कि पहुंचाने की प्रक्रिया, आदान प्रदान करने की प्रक्रिया होती है। अपने विचारों का दूसरे तक या अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। उत्तर, खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान निम्न हैं। पहला है, खेल को सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत करके। दूसरा, बच्चों को अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने, निर्माण करने और उसके साथ सार्थक संबंध बनाने की स्वतंत्रता दी जाती है। ये दो सोपान हो जाएंगे। अगला है प्रश्न संख्या 20, रुचिपूर्ण शिक्षण से क्या तात्पर्य है। उत्तर, अध्यापक बच्चों के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी ज्ञान से जोड़कर उन्हें अध्ययन करवाए। इसके साथ ही कक्षा में रुचिपूर्ण शिक्षण पद्धति जैसे भ्रमण विधि, खेल विधि, कहानी विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, केस स्टडी विधि तथा विभिन्न प्रकार की अन्य शैक्षिक गतिविधियां अपनाएं, जिससे कि बच्चों में रुचि पैदा होगा। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चे रुचि लेकर पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट लेकर, ना कि वो बोर होएं। अगला प्रश्न संख्या 21 है, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान लिखिए। उत्तर, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के दो सोपान निम्नलिखित हैं। पहला है, भाषागत अवधारणाओं को समझने के लिए अधिगम सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, दक्षता आधारित शिक्षण के अंतर्गत सभी कौशलों के विकास के दौरान बालकों का आकलन भी करते रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 22 है, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की कोई दो विशेषताएं लिखिए। उत्तर, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की दो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, छात्रों की सभी इंद्रियों को शामिल करना ताकि
छात्रों के अधिगम के परिणाम को अनुकूलित किया जाए। और दूसरा है यह वांछनीय जानकारी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, शिक्षण अधिगम सामग्री को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। श्रव्य साधन सामग्री, दूसरा दृश्य साधन, तीसरा श्रव्य दृश्य साधन। पहला है श्रव्य साधन, यानी श्रव्य उसे कहते हैं, श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, यानी जो सुनाई देता है केवल, उसको श्रव्य साधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि रेडियो हो गया, ग्रामोफोन, और रिकॉर्ड किया हुआ क्लास होता है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसको ये श्रव्य साधन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें बच्चा केवल सुन सकता है। और दूसरा है दृश्य साधन, जो दिखाई देता है, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, इनको दिखा के बच्चे के शिक्षण में ये हेल्प करते हैं। इस श्रव्य साधन, इनको श्रव्य सामग्री के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है श्रव्य दृश्य साधन, इसके अंतर्गत जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी दे, उसको श्रव्य दृश्य साधन कहते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र का बालक की किन क्रियाओं से संबंध होता है? उत्तर, संज्ञानात्मक यानी जो शिक्षण के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है, बालक की किन क्रियाओं का संबंध होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों को यह सीखने में मदद करने पर जोर देता है कि वे अपने मस्तिष्क का अपनी पूरी क्षमता से उपयोग कैसे करें, जहां अनुभव ज्ञान में परिवर्तन की ओर ले जाता है। अंतर्दृष्टि का निर्माण और अव्यक्त शिक्षा दोनों संज्ञानात्मक शिक्षा के घटक हैं। प्रश्न संख्या 25 है, पुनर्बलन कौशल से क्या अभिप्राय है? उत्तर, पुनर्बलन का अर्थ होता है आंतरिक बल, अर्थात छात्रों में शिक्षण प्रक्रिया में रुचिपूर्ण भाग लेने के लिए उन्हें बल देना, अर्थात उन्हें प्रेरित करना, जिससे छात्र अनुक्रिया कर सके। इसमें पुनर्बलन उद्दीपन का कार्य करता है और इस उद्दीपन हेतु छात्र उचित अनुक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, सहगामी शिक्षण के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, सहगामी शिक्षण के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है इसमें शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों को क्रियाशील स्थिति में लिखना। दूसरा है शिक्षार्थियों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा, सहगामी शिक्षण के माध्यम से कक्षा में नीरस वातावरण को दूर कर उसे आनंददायक बनाना। और चौथा है शिक्षार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाना। पांचवा, शिक्षार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। ये सहभागी शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। यहाँ 2 ही उद्देश्य पूछा है, कोई आप 2 लिख देंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है, शिक्षण की आगमन विधि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, आगमन विधि यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभवों और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, आगमन विधि उसे कहते हैं, मुख्य रूप से आगमन विधि व्याकरण पढ़ाने में यूज होता है, सबसे ज़्यादा यूज वहाँ होता है। और आगमन विधि में सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है बच्चों को, और एग्जाम्पल के माध्यम से नियमों तक ले जाया जाता है उनको, इसको आगमन विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? उत्तर, ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र आगमन विधि पर आधारित है। इस शिक्षण सूत्र में बालक जिसे पूर्व से जानता है उसे आधार बनाकर अज्ञात चीज़ों की जानकारी दी जाती है, यानी पहले जो जानता है उसी को आधार बनाकर उसको जो नहीं जानता है उसका ज्ञान कराया जाता है। जैसे बच्चे को अगर जो जोड़ की प्रक्रिया समझानी है तो सबसे पहले उसको गिनती के आधार पे, गिनती जानता रहता है वो बच्चा, उसके बाद उस गिनती के को बेस बनाकर उसको जोड़ की प्रक्रिया समझाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है? उत्तर, अभिप्रेरणा के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है सांस्कृतिक प्रतिमान का सिद्धांत। दूसरा, व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। तीसरा है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। चौथा है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। और पांचवा है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। अभिप्रेरणा सिद्धांत उसे कहते हैं जैसे बच्चे को उसको मोटिवेट करना है, मोटिवेट होकर बच्चा पढ़े और रुचिपूर्ण पढ़े, उसी को अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? उत्तर, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक व जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित होता है।
अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है, उसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छा शिक्षण शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित व प्रगतिशील होता है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। अब चूंकि ये प्रश्न है लघु उत्तरी का, ये बड़ा लिखने वाला प्रश्न है, ये दिया है आपको अति लघु उत्तरी में। अति लघु उत्तरी एक ही नंबर का क्वेश्चन होता है, आपको एक ही नंबर में कितना भी लिखेंगे एक ही नंबर मिलेगा, इसलिए इसको मैंने बहुत शार्ट में किया है। और वैसे ये प्रश्न है लघु उत्तरी का। अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरी है। लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में क्या उपयोगिता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, संप्रेषण की कक्षा अध्यापन में उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है, संप्रेषण के अभाव में कक्षा शिक्षण नीरस हो जाता है। दूसरा है, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में कुशल नेतृत्व का विकास होता है। तीसरा, संप्रेषण किन्हीं दो व्यक्तियों के मध्य बातचीत करने का माध्यम है। चौथा, संप्रेषण से विद्यार्थियों में रुचि का विकास किया जा सकता है। पांचवा, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों में चिंतन एवं कल्पना शक्ति का विकास होता है। छठवां, प्रभावी संप्रेषण से बच्चों के अंदर में से भय समाप्त हो जाता है। तो ये सारे जो उपयोगिता हो गया, संप्रेषण का उपयोगिता है कक्षा में। अगर जो टीचर जितना बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, उनसे जितना बातचीत करेगा शिक्षण के दौरान, बच्चे उतना अच्छे से समझेंगे और उनका विकास उतना प्रभावी तरीके से होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का क्या महत्व है, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का महत्व। शिक्षण सूत्रों के माध्यम से कक्षा अध्यापन में सरसता तथा ग्राह्यता का संचार होता है। छात्र विषय को भली भांति कम मानसिक प्रक्रिया से समझ लेते हैं। शिक्षण सूत्रों का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सुगम बना देता है। कक्षा अध्यापन में शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता एवं महत्व एक अध्यापक के लिए शिक्षण सहायक सामग्री से भी अत्यंत आवश्यक है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जिन शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए वे निम्नलिखित हैं। 2-3 का आप नाम लिख देंगे और उनके बारे में लिख देंगे। पहला है जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है, जिसे वह नहीं जानता वह अज्ञात है। इसमें बालक जिसके बारे में वह जानता है उसे आधार बनाकर नवीन ज्ञान प्रदान किया जाता है। दूसरा है सरल से कठिन की ओर। इसके अनुसार शिक्षक को चाहिए कि वह पहले छात्रों को सरल तथ्यों की जानकारी प्रदान करे, पुनः कठिन बातों की ओर बढ़े। तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। इसके अंतर्गत छात्रों को सर्वप्रथम किसी वस्तु के मूर्त यानी जो दिखाई दे रूप को दिखाकर फिर उसके उन भागों की बात की जाती है जो दिखाई नहीं दे, यानी उसे अमूर्त कहते हैं। जो दिखाई देता है उसको मूर्त कहते हैं, जो दिखाई ना दे उसको अमूर्त कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग विज्ञान के कई प्रकरणों या उप विषयों के शिक्षण में और कई परिस्थितियों या प्रसंगों में किया जाता है। इसमें अध्यापक किसी वस्तु के बारे में पढ़ाने पर उस वस्तु को प्रदर्शित करके उस वस्तु की रचना एवं कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप से ज्ञान कराता है। प्रयोग प्रदर्शन युक्ति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला है, प्रयोग प्रदर्शन युक्ति से बच्चों में स्पष्ट और अस्थायी ज्ञान विकसित किया जा सकता है। इसमें छात्र सक्रिय होकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और दूसरा है, मानसिक विकास में सहायक प्रयोग प्रदर्शन युक्ति बच्चों के मानसिक विकास में सहायक है। इसके माध्यम से वैज्ञानिक ढंग से सोचने, समझने और कार्य करने में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 34 है, बाल केंद्रित शिक्षण तथा शिक्षण, यहाँ शिक्षण नहीं है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न कई बार पूछा, लगभग हर साल पूछा गया है, एक दो बार गैप करके हर बार पूछा है ये। पहला है बाल केंद्रित शिक्षण। इसमें पहला है, इस शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें बालक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा, बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। चौथा, इसमें बालक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराया जाता है। और दूसरा लिखेंगे आप हेडिंग शिक्षक केंद्रित शिक्षण। इसमें पहला हो जाएगा, इस शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता होती है। तीसरा, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण का कोई महत्व नहीं है। और चौथा, इसमें शिक्षक की रुचियों आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य कराया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक को केंद्र में रखा जाता है, उसकी आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और शिक्षक केंद्रित शिक्षण में बालक निष्क्रिय रूप में चुपचाप सुनता है और जो शिक्षक होता है वो बोलता है, यानी व्याख्या करता है। और इसमें बालक की रुचियों, बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है।
बालक क्या चाहता है उससे मतलब नहीं है, जो कोर्स में है, जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ा रहा है, बालक को सीखना ही पड़ेगा, सीखे तो ठीक है, नहीं सीखे तो भी। ये जो शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि है वो पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में प्रयोग में लाई जाती थी। प्रश्न संख्या 35 है, बहुकक्षा शिक्षण क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। उत्तर, शिक्षण में बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित विद्यालयों में आज भी शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। आज शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार होने से नवीन शिक्षण पद्धति बहुकक्षा शिक्षण का विकास हुआ। बहुकक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों के व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इस शिक्षण से बच्चों में सामाजिक विकास होता है। बहुकक्षा शिक्षण की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, कक्षा कक्ष में शिक्षा उपकरणों का अभाव होता है। दूसरा, अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाता है। तीसरा, छात्रों को समझाने में सफल न हो पाना। और चौथा है, शिक्षक कक्षा में उपस्थित समझ छात्रों पर ध्यान नहीं दे पाता है। और पांचवा है, कक्षा कक्ष में अनुशासनहीनता बनी रहती है। छठवां, अध्यापक पर कार्य का भार बढ़ जाता है। बहुकक्षा शिक्षण, जब कक्षा कक्ष की कमी होती है या टीचर की कमी होती है या बच्चों की संख्या कम होता है हर एक क्लास में, तो उनको एक ही क्लास में बैठा के पढ़ाने की प्रक्रिया को बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। इसमें बच्चे कंट्रोल में नहीं आते हैं क्योंकि अलग अलग क्लास के होते हैं। टीचर एक पे ध्यान देता है तो दूसरे और तीसरे शोर करते हैं। ये सारी विशेषताओं के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36, शिक्षण कौशलों के एकीकरण का क्या अर्थ है, कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एकीकरण का अर्थ चीज़ों को मिलाना या उन्हें समग्र बनाना। शिक्षण कौशलों का एकीकरण एक पाठ में उचित शिक्षण कौशल का चयन करना है। सभी कौशलों का प्रयोग करना एक साथ संभव नहीं है, इसलिए कौशलों का विभाजन किया जाता है जिससे शिक्षक सरलता से शिक्षण में विषय वस्तु के अनुरूप कौशलों का प्रयोग कर सके। नीचे है, बाल मुकुंद के अनुसार कौशलों का एकीकरण शिक्षण में बालकों को उनके अनुभवों के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। आगे दिया है, शिक्षण कौशलों के एकीकरण की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है, उत्तम शिक्षण के लिए एकीकरण करना। दूसरा, सूक्ष्म शिक्षण में अर्जित कौशल का प्रयोग बृहद शिक्षण में करना। और तीसरा है, उत्तम शिक्षण के लिए बृहद शिक्षण में एक से अधिक कौशलों का प्रयोग करने में प्रवीण बनाना। प्रश्न संख्या 37 है, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयासों को समझाइए। ये अपेक्षित अधिगम स्तर है, ये कोई ऐसा साल नहीं है जो इससे संबंधित या अपेक्षित अधिगम स्तर डायरेक्ट मतलब क्या होता है ये ना पूछा हो। और एक नहीं, दो दो प्रश्न पूछता है हर एक साल में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस प्रश्न का तो यही है, अपेक्षित अधिगम स्तर। इसको आप डिटेल में पढ़ के जाइएगा। तो इसका उत्तर देखते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति हेतु किए गए प्रयास। अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा से लोग सन 1986 में परिचित हुए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके महत्व को स्वीकार किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली ने यूनिसेफ के सहयोग से सन 1978 में इस योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1986 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा इस परियोजना को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया गया। आगे दिया है, भविष्य में इन मानकों को औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों द्वारा समान रूप से अपना लिया गया। अपेक्षित अधिगम स्तर की धारणा को विश्व कॉन्फ्रेंस 1990 में सभी के लिए शिक्षा पर हुई थी पर बल मिला। यहाँ पे लिखा है मतलब कि सभी के लिए शिक्षा पर बल मिला। उसी समय डॉक्टर IH की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इससे अपेक्षित अधिगम स्तर आव्यूह को ठोस तरीके से क्रियान्वित करने पर बल दिया। इसी आधार पर सन 1991 से 92 में अनेक अभिनव परियोजना तैयार की गई जिसमें 3000 प्राथमिक विद्यालयों तथा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,50,000 छात्रों को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, शिक्षण अधिगम सामग्री से आप क्या समझते हैं? शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री, इसे निर्देशात्मक सीखने की सामग्री TLM के रूप में भी जाना जाता है। सजीव निर्जीव वस्तुओं, मानव और मानव संसाधनों सहित सामग्रियों का कोई भी
कोई भी समग्र है जिसका उपयोग एक शिक्षक शिक्षण और सीखने की स्थितियों में वांछित शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता के लिए कर सकता है। अगला हेडिंग है शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता। ये पूछा हुआ था। पहले तो शिक्षण अधिगम को बताना था, तो हमने शिक्षण अधिगम को पढ़ा, और आगे दिया इसमें शिक्षण दृश्य उपकरणों की उपयोगिता को बताना था। तो इसका हेडिंग लिखेंगे शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता। शिक्षण में दृश्य उपकरणों की उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है सक्रियता। जब छात्र स्वयं करके देखते हैं तो पाठ्य पुस्तक और स्पष्ट हो जाती है। जैसे अबेकस की सहायता से गिनती सिखाना। अबेकस वो होता है जो छोटे ऊपर एक श्यामपट्ट ऐसे होता है पटरी, और इसी में ये एक लाइन होते हैं छोटे छोटे, इसमें प्लास्टिक के जो गोली लगा होता है, ऐसे बच्चे इसी की सहायता से काउंट करते हैं। इसी को अबेकस कहते हैं, आपने देखा होगा इसको। और दूसरा है रुचि का विकास। दृश्य उपकरण जैसे चार्ट, मॉडल, स्लाइड, ओवरहेड, प्रोजेक्टर की सहायता से बच्चों में सीखने के साथ साथ रुचि का विकास होता है। तीसरा है प्रत्यक्ष अनुभव। दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षार्थियों में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं। जिस पाठ्य वस्तु या प्रक्रिया को हम अनुभव नहीं कर सकते, उनको चित्र या फिल्मों की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। चौथा है वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास। दृश्य सामग्री को देखकर बच्चे तर्क करते हैं। यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति का एक रूप है। दृश्य साधनों द्वारा अमूर्त चिंतन व मूर्त चिंतन का विकास होता जाता है। अभी जाता छोड़ दिए, होता है ही कंप्लीट सेंटेंस है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है। श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। शिक्षण क्रिया के दौरान शिक्षक श्यामपट्ट का उपयोग दृश्य रूप में करता है। मौखिक रूप से किताब के माध्यम से जो चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आती, उसे शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखकर बच्चों को समझाने में सफल हो जाता है। यही कारण है कि अध्यापक के लिए श्यामपट्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। और कारण स्पष्ट करना था, तो इसमें लिखेंगे आप, हेडिंग लिखेंगे कारण। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है पाठ्य वस्तु में रोचकता। बच्चों की कक्षा में श्यामपट्ट एक ऐसी सामग्री है। बच्चों को कमल के फूल के बारे में बताना है तो श्यामपट्ट पर इसका चित्र बनाकर बच्चों को कमल के फूल का मूर्त रूप दिखाया जाता है। इसे पाठ्य वस्तु में रोचकता आ जाती है, यानी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, जो पढ़ते हैं वो देख लेते हैं श्यामपट्ट पे, उनको और स्पष्ट हो जाता है। दूसरा है सीखने में सक्रियता। श्यामपट्ट पर बच्चे सक्रिय रूप से विषय वस्तु को सक्रिय होकर सीखते हैं। इसका कारण यह है कि किसी को श्यामपट्ट पर मूर्त रूप दे दिया जाता है। और तीसरा है मानसिक क्षमता का विकास। श्यामपट्ट पर बच्चों को लिख लिख कर समझाने से बच्चों में मानसिक क्षमता का विकास होता है। मानसिक क्षमता के साथ साथ तर्क शक्ति का भी विकास होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं? मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए? उत्तर, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा में कमजोर विद्यार्थियों के कारणों का सही पहचान करके उसका उपचार करना ही उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ये तो हमने अति लघुत्री में भी पढ़ा है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है? अति लघुत्री में भी इसी प्रश्न में हमने पढ़ा है। निदान बच्चों की कमियों को पता लगाने को कहते हैं, उपचार उनको दूर करने को कहते हैं। और नीचे दिया हुआ है इसमें आगे, मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण। मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। पहला है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण से मंदबुद्धि बालकों का सही उपचार किया जा सकता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। आगे दिया है दूसरा हेडिंग, अनुकूल विषय सामग्री। मंदबुद्धि बालकों के लिए विषय सामग्री बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए, यानी और इसी में आगे है विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जिसे वह आसानी से सीख सके। तीसरा है समस्याओं की सही पहचान करके। सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चे में कौन सी समस्या है। शिक्षण संबंधी समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पठन विकार यानी डिसलेक्सिया। पठन विकार, यहाँ पठन विकार एक ही में है। जो पढ़ने में कठिनाई होती है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है। गणना विकार होता है, जो मैथ में आपको प्रॉब्लम होता है उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और लेखन विकार होता है, जो लिखने में आपको समस्या हो उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। समस्याओं की सही पहचान करने के बाद उपचार शिक्षण करना चाहिए। तो
इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।